नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस में असमंजस की स्थिति की। क्यों कांग्रेसी मुलायम और सपा पार्टी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहे कोई भी ट्वीट। एक समारोह में खींची गई भागवत मुलायम की फोटो वायरल कर रहे हैं। इसी के जरिए कांग्रेस नेता मुलायम सपा की साख बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अन्यास ही कांग्रेस यूपी में बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी यूपी में आक्रामक रूप से कर रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार। राहुल प्रियंका गांधी को जल्द ही ऐसे सभी कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए और भाजपा के खिलाफ सभी कांग्रेसी नेताओं को पार्टी के एजेंडे पर करना चाहिए अमल। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी बात है और बेहद गंभीर सवाल भी इस पूरी स्थिति के साथ उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में ऐसा नजर आ रहा है कि मानो कि कांग्रेस पार्टी असमंजस की सिचुएशन में है। क्यों कांग्रेसी मुलायम और सपा पार्टी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जबकि सत्ता पक्ष भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहे कोई भी ट्वीट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जहां फोकस भाजपा पर होना चाहिए वहां पर सपा पर फोकस क्यों किया जा रहा है। एक समारोह में भागवत और मुलायम की फोटो खींची गई थी और उसी फोटो को अब वायरल किया जा रहा है और इसी के जरिए कांग्रेसी नेता मुलायम सपा की साख बिगाड़ने का काम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब ऐसे में अनायास ही कांग्रेस यूपी में भाजपा को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जिस तरीके से फोटो वायरल की जा रही है, अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी में आक्रामक रूप लिए हुए हैं और आक्रामक रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल प्रियंका गांधी को जल्द ही ऐसे सभी कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए और भाजपा के खिलाफ सभी कांग्रेसी नेताओं को पार्टी के एजेंडे पर अमल करना चाहिए। तो वहीं भाजपा का फोकस अब पूर्वी राजस्थान पर है। आगामी 29 और 30 दिसंबर को बैठकें होंगी। राजस्थान भाजपा से जुड़े सभी अग्रिम मोर्चे की संयुक्त बैठक होगी। भरतपुर में रखी गई है ये बैठक। 29 दिसंबर को बीजेपी युवा, महिला, ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्रियों की संयुक्त बैठक ये होगी। 30 दिसंबर को सभी मोर्चों की कार्य समिति की संयुक्त बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इसे संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तमाम अटकलें इस बैठक को लेकर लगाई जा रही है। हालांकि ये बड़ा फोकस रहेगा कि अब पूर्वी राजस्थान को किस तरीके से साधा जाए और जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो अभी से दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों के लिए राजस्थान में पूरी तरीके से जुट गई है। आगामी 29 और 30 दिसंबर को बैठकें होंगी। राजस्थान भाजपा से जुड़े सभी अग्रिम मोर्चे की ये संयुक्त बैठक होगी। भरतपुर में ये बैठक रखी गई है। चलिए बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की। क्या केजरीवाल अब भाजपा को ही कॉपी कर रहे हैं? लगातार केजरीवाल की तरफ से इस तरीके से बयान दिए जा रहे थे कि उनको लोग कॉपी कर रहे हैं, पर जब अब उनकी कुछ चीजें सामने आई है तो ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के ही फॉर्मूले को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। देशभक्ति के एजेंडे पर भाजपा को मात देने का पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा की तर्ज पर दिल्ली में हर पोल पर तिरंगा लगाया गया है। वहीं स्कूलों में वो देशभक्ति पाठ पढ़वा रहे हैं। तो फिल्म 83 उन्होंने टैक्स फ्री कर दी है, क्योंकि अभी तक दूसरे किसी राज्य ने फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया है। फिल्म 83 को फ्री करने के पीछे केजरीवाल का सियासी मैसेज भी है, क्योंकि इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से थे। तो अब ऐसे में सियासी मैसेज भी बहुत बड़ा है और साथ ही ये भी लग रहा है और सवाल भी उठ रहा है कि क्या केजरीवाल अब भाजपा को ही कॉपी कर रहे हैं। देशभक्ति का जो एजेंडा लिया भाजपा ने और उसी के तर्ज पर उसने केंद्र में सरकार बनाई। अब केजरीवाल भी इसी एजेंडे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा को मात देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा की तर्ज पर दिल्ली में हर पोल पर तिरंगा लगाया गया। वहीं स्कूलों में वो देशभक्ति का पाठ भी पढ़वा रहे हैं। तो फिल्म 83 को टैक्स फ्री करवा दिया गया है, क्योंकि अभी तक दूसरे किसी राज्य ने फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया है। फिल्म 83 को फ्री करने के पीछे केजरीवाल का सियासी मैसेज भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी थे पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से।
आखिर कब थमेगी बंगाल में भाजपा की कलह? बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये। दिलीप घोष को हटा सुकांत मजूमदार को दी गई है कमान, लेकिन मजूमदार भी पार्टी के अंदरूनी कलह नहीं कर पाए दूर। अभी भी पश्चिम बंगाल में भाजपा की समस्या जस की तस बनी हुई है। पार्टी में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी पुराने वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने राज्य के प्रभारी प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा है। अब पार्टी की सांसद रूपा गांगुली ने भी निकाय चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। रूपा गांगुली के पास सबूत भी है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है कोई एक्शन। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, तो यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कब थमेगी बंगाल में भाजपा की कलह। बड़ी चुनौती अपने आप में भाजपा के लिए ये है कि किस तरीके से आंतरिक लड़ाई को रोका जाए ताकि विपक्षी पार्टियों से लड़ाई लड़ी जाए। दिलीप घोष को हटाकर इसके लिए प्रयास किया गया कि उनको हटाकर सुकांत मजूमदार को कमान दी जाए और हो सकता है कि उनके आने से यहाँ पर थोड़ी शांति नजर आए, पर ऐसा नहीं हुआ और मजूमदार भी पार्टी के अंदरूनी कलह दूर नहीं कर पाए। अभी भी पश्चिम बंगाल में भाजपा की समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है। पार्टी में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी पुराने वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आ रही, क्योंकि लंबे अरसे से वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। पर टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो ऐसे में लाजमी है कि उनको ये जिम्मेदारी देना अन्य वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने राज्य के प्रभारी प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा है उन्होंने। और अब पार्टी की सांसद रूपा गांगुली ने भी निकाय चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। रूपा गांगुली के पास सबूत भी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला। बिहार की गठबंधन सरकार में अजीब स्थिति। भाजपा और जदयू की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जितने मुद्दों पर जदयू राजद में सहमति बनी, उतनी भाजपा के साथ नहीं बनी। उल्टे भाजपा के नेता जदयू की जिस मांग का विरोध कर रहे हैं, उस पर राजद का समर्थन है। अब तो एनडीए में शामिल दो छोटी पार्टियों एचएएम और वीआईपी भी दिखाने लगी है तेवर। बहरहाल भाजपा विरोध में तो जदयू राजद में जाति जनगणना को लेकर पहले से थी सहमति। इस तरह बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मसले में भी भाजपा और जदयू की नहीं है एक राय। नीतीश सरकार की उप मुख्यमंत्री और भाजपा की नेता रेणु देवी ने विरोध किया है और कहा है कि केंद्र सरकार विशेष राज्य से ज्यादा फंड बिहार को दे रही है, फिर इसकी क्या जरूरत है। बड़ा और महत्वपूर्ण बयान उनकी तरफ से। और लगातार इस तरीके की छुटपुट जो घटनाएं हो रही है, वो यही बता रही है क्या सब कुछ ठीक नहीं है। किस तरीके की अजीबोगरीब सिचुएशन बिहार की गठबंधन सरकार में बनी हुई है। भाजपा और जदयू की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जितने मुद्दों पर जदयू राजद में सहमति बनी, उतनी भाजपा के साथ नहीं बनी। उल्टे भाजपा के नेता जदयू की जिस मांग का विरोध कर रहे हैं, उस पर राजद का समर्थन भी मिल रहा है। अब तो एनडीए में शामिल दो छोटी पार्टियों एचएएम और वीआईपी भी दिखाने लगी है अपने अपने तेवर। बहरहाल भाजपा विरोध में तो जदयू राजद में जाति जनगणना को लेकर पहले से थी सहमति। इस तरह बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मसले में भी भाजपा और जदयू की एक राय नहीं है। नीतीश सरकार की उप मुख्यमंत्री और भाजपा की नेता रेणु देवी ने विरोध किया है और कहा है कि केंद्र सरकार विशेष राज्य से ज्यादा फंड बिहार को दे रही है, फिर इसकी क्या जरूरत है। क्या अब कैप्टन भी थामेंगे भाजपा का दामन? बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये। पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन भाजपा में हुए तालमेल। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को हराना ही कैप्टन अमरिंदर का एकमात्र लक्ष्य है। पंजाब में कांग्रेस को कमजोर करने या सत्ता बाहर करने पर पूरा फोकस वो कर चुके हैं। कैप्टन अपनी नई पार्टी को मजबूत करने के बजाय भाजपा का कुनबा बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में कैप्टन अपने करीबी लोगों की भाजपा में एंट्री भी करा रहे हैं। कांग्रेस से बेदखल हुए राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भाजपा में शामिल हुए। बेहद महत्वपूर्ण ये एक्शन कि कांग्रेस से बेदखल हुए राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भाजपा में शामिल हुए हैं और पंजाब में भाजपा का कोई वजूद नहीं है।
हमेशा अकाली दल के पीछे भाजपा खड़ी रही है और वैसी ही स्थिति नजर आई। पर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं एक्शन में, तो यही लग रहा है कि उनकी कोशिश और कवायद यही है कि भाजपा को किस तरीके से मजबूत किया जाए और हो सकता है कि वो भी जल्द ही भाजपा का दामन थाम ले। क्योंकि वो दिन भी हम सभी को याद है जब तीनों कृषि कानून वापस हुए थे, तब भी ये लग ही रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब ये ऐलान कर सकते हैं कि वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो भाजपा का दामन नहीं थामेंगे। पर जब अब कानूनों की वापसी हुई है तो इस बात को लेकर भी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। क्या वाकई ओवैसी के सांसद सच बोल गए? बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी अपने आप में। औरंगाबाद सीट से सांसद इम्तियाज जलील का दावा, मुसलमानों की असली दुश्मन भाजपा विरोधी सेकुलर पार्टियां। सांसद जलील के एक इंटरव्यू में किए गए इस दावे से छिड़ गई है नई बहस। कांग्रेस, एनसीपी आदि पार्टियों को मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण में बताया बाधा। वहीं वो भाजपा विरोधी पार्टियां जो समय समय पर ओवैसी को बताती है भाजपा का एजेंट, यही बात ओवैसी के सांसद ने परोक्ष रूप से महाराष्ट्र और पूरे देश के संदर्भ में कही है। अलग अलग राज्यों की सेकुलर पार्टियों जैसे राजद, सपा, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम, डीएमके, एनसीपी आदि की वजह से राज्यों में एमआईएम को नहीं मिलता मुस्लिम वोट और एमआईएम के नेताओं ने सेकुलर पार्टियों को बताना शुरू किया है मुस्लिम विरोधी। तो बेहद बड़ा बयान उनका अपने आप में, और इस बयान के जरिए अब एक नई सियासी बहस भी छिड़ गई है। और सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्या वाकई ओवैसी के सांसद सच बोल गए? औरंगाबाद सीट से सांसद इम्तियाज जलील का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की असली दुश्मन भाजपा विरोधी सेकुलर पार्टियां। सांसद जलील के एक इंटरव्यू में किए गए इस दावे से एक नई बहस भी छिड़ गई है। कांग्रेस, एनसीपी आदि पार्टियों को मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण में बाधा बताया है। वहीं वो भाजपा विरोधी पार्टियां जो समय समय पर ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताती है, यही बात ओवैसी के सांसद ने परोक्ष रूप से महाराष्ट्र और पूरे देश के संदर्भ में कही है। अलग अलग राज्यों की सेकुलर पार्टियां जैसे राजद, सपा, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम, डीएमके, एनसीपी आदि के वजह से राज्यों में एमआईएम को नहीं मिलता मुस्लिम वोट और एमआईएम के नेताओं ने सेकुलर पार्टियों को बताना शुरू किया है मुस्लिम विरोधी। कांग्रेस में किस आधार पर हो रही है प्रभारियों की नियुक्ति? क्या कांग्रेस में कोई भी काम योजना के तहत हो रहा है या यूं ही हो रहा है? पार्टी मुख्यालय और इधर उधर अनौपचारिक बातचीत में उठ रहे हैं कई सवाल। पहले हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाए रखने पर असमंजस की सिचुएशन रही। अब इमरान मसूद को दिल्ली में प्रभारी बनाया, जबकि उनके राज्य यूपी में चुनाव है। वैसे ही देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में तो यादव वोट ना के बराबर है। फिर भी किस सोच के आधार पर हुआ है फैसला, ये नहीं जानता कोई। यादव के बजाय ब्राह्मण या राजपूत को बनाया जाता प्रभारी तो होगा फायदा। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर अब उठते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रभारियों की नियुक्ति हो रही है, तो यही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस किस आधार पर प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है। क्या कांग्रेस में कोई भी काम योजना के तहत हो रहा है या फिर यूं ही फैसले लिए जा रहे हैं? पार्टी मुख्यालय और इधर उधर अनौपचारिक बातचीत में कई सवाल उठ रहे हैं। पहले हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाए रखने पर असमंजस की सिचुएशन रही। अब इमरान मसूद को दिल्ली में प्रभारी बना दिया गया, जबकि उनके राज्य यूपी में चुनाव है। और वैसे ही देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है, जबकि उत्तराखंड में यादव वोट ना के बराबर है। फिर कैसे उन्हें प्रभारी बनाया गया और किस सोच के साथ ये फैसला लिया गया, ये कोई नहीं जानता। यादव के बजाय अगर ब्राह्मण को या राजपूत को बनाया जाता प्रभारी तो शायद फायदा होता। क्या फिर बाहर आया आरक्षण का जिन? क्या आरक्षण का मुद्दा बाहर है राजनीतिक विमर्श से? कभी मराठा तो कभी जाट आरक्षण पर चलता रहा है विवाद। सवर्ण आरक्षण की घोषणा के बाद ओबीसी आरक्षण का जिन आया बोतल से बाहर। इसको लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में ज्यादा राजनीतिक हलचल। हालांकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, जबकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने
अलग व्यवस्था की है। चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट बनाकर चुनाव कराने को कहा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी है। क्या फिर बाहर आया है आरक्षण का जिन? क्या आरक्षण का मुद्दा बाहर है राजनीतिक विमर्श से? कभी मराठा तो कभी जाट आरक्षण पर विवाद चलता रहा है। सवर्ण आरक्षण की घोषणा के बाद ओबीसी आरक्षण का जिन अब बोतल से बाहर आ गया है। इसको लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में ज्यादातर राजनीतिक हलचल है। हालांकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी, जबकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग व्यवस्था की है। चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट बनाकर चुनाव कराने को कहा गया है। तो चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट बनाकर चुनाव कराने के लिए कहा गया है। तो दोनों ही राज्यों में अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले दोनों ही राज्यों के हिसाब से दिए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बड़ी है चिंता। जयपुर में सामने आए 4 नए केस, जिसने चिकित्सा विभाग की चिंता को बढ़ाया है। जवाहर नगर निवासी पति पत्नी और प्रतापनगर निवासी बुजुर्ग में ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो पाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है, लेकिन तीनों में से किसी की भी नहीं बाहरी व्यक्ति से कांटेक्ट हिस्ट्री। पिछले दिनों में इनमें से कोई भी मरीज नहीं गया जयपुर से बाहर और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात की। ऐसे में अंदेशा ये है कि कहीं ओमिक्रॉन के और भी केस फील्ड में मौजूद तो नहीं है, लेकिन लक्षण के अभाव में फिलहाल ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं ये मरीज। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है लोग अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को छुपाते हैं, यानी कि जिनसे भी उनका कांटेक्ट होता है उस हिस्ट्री को वो छुपाते हैं। लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है कि आखिर बगैर किसी के संपर्क में आए एकाएक 3 नए केस कैसे सामने आए। बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल कि आखिर एकदम से ये केस सामने कैसे आए, जबकि इन लोगों ने ना किसी से मुलाकात की, ना कोई बाहरी यात्रा पर ये लोग रहे। क्योंकि जयपुर में सामने आए हैं 4 नए केस, जिन्होंने चिकित्सा विभाग की चिंता को बढ़ाया है।